वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। कल हमने स्टैटिस्टिक्स का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था आंकड़ों का संग्रह। आज हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो कि है आंकड़ों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है। जब हम आंकड़ों को संग्रहित करते हैं तो उन्हें असंगठित और अपरिष्कृत रूप में हमें प्राप्त होते हैं वे आंकड़े। तो उन्हें शुद्ध रूप में या व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? आंकड़ों का वर्गीकरण कहा जाता है। इसमें क्या होता है? समंकों को सहजातीयता के आधार पर विभिन्न वर्गों और उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि हमें दिया हुआ है, जनसंख्या के आंकड़े हमें दिए हुए हैं। जनसंख्या के आंकड़ों में हमें निकालना है मेल और फीमेल के आंकड़े। तो ये क्या हो गए? इसे वर्गों में हम विभाजित करेंगे। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें साक्षर और निरक्षर महिलाओं का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर उपवर्गों में। नेक्स्ट है हमारे पास में वर्गीकरण का आधार क्या क्या हो सकता है। पहला है कालानुक्रम वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में क्या होगा? समय के अनुसार वर्गीकृत होगा ये। जैसे कि हमें दिया हुआ है 1995 के आंकड़े दिए हुए हैं, 1996 के आंकड़े दिए हुए हैं, 1997 के आंकड़े दिए हुए हैं। तो ये समय के अनुसार वर्गीकृत होगा। इसमें समय, वर्ष, दिन, माह, त्रैमासिक के आधार पर क्या होगा? ये वर्गीकृत होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में स्थानिक या भौगोलिक आधार पर। तो स्थानिक या भौगोलिक आधार पर क्या होगा? किसी क्षेत्र या विशेष स्थान के बारे में हम वर्गीकरण करेंगे। जैसे कि हमें दिया हुआ यूपी, एमपी, राजस्थान। अगर हमें पूछा जाए कि यूपी की फसल के अगर हमें आंकड़े दिए हुए हैं, एमपी की फसल के आंकड़े दिए हुए हैं और राजस्थान की फसल के आंकड़े दिए हुए हैं, तो क्या होगा? ये स्थानिक और भौगोलिक आधार पर वर्गीकृत होगा। नेक्स्ट है गुणात्मक आधार पर। तो इसमें क्या होगा? ये गुणों के आधार पर वर्गीकरण संभव होगा। जैसे कि कोई ईमानदारी किसी का गुण हो गया, बुद्धि, कोई साक्षर कि वे कितना साक्षर है, इसका मापन संभव नहीं होता है वैसे। नेक्स्ट है मात्रात्मक आधार पर वर्गीकरण। अब इसमें क्या होगा कि हमें पता होगा मात्रा दी हुई है इसमें। जैसे कि हम मार्क्स दिए हुए हैं कि हमारी, जैसे हमने माना हमारे 10th बोर्ड के मार्क्स दिए हुए हैं, हमें हमारी हाइट। नेक्स्ट है वर्गीकरण। अब इसे दो भागों में विभक्त किया हुआ है। पहला है वर्णात्मक वर्गीकरण, दूसरा है मात्रात्मक वर्गीकरण। वर्णात्मक वर्गीकरण क्या होगा? ये कुछ कुछ गुणात्मक वर्गीकरण की तरह होता है। इसमें क्या होगा? तथ्यों का प्रत्यक्ष माप संभव नहीं होगा। एग्जाम्पल है ईमानदारी, साक्षरता या बुद्धि। इसमें क्या होता है कि यूनिट या मात्रक नहीं होता है, तो क्योंकि किसी के गुण को हम किसी यूनिट या मात्रक में विभक्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मात्रात्मक वर्गीकरण। इसमें क्या होगा? प्रत्यक्ष माप संभव होगा, यानी कि इसकी यूनिट भी हो सकती है और इसका मात्रक भी हो सकता है। एग्जाम्पल है एज, हाइट या इनकम। अब हम किसी की एज का अनुमान लगा सकते हैं, किसी की हाइट का पता लगा सकते हैं और किसी की इनकम का भी पता लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? मात्रात्मक वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि वर्णात्मक वर्गीकरण में यदि कोई गुण उपस्थित है, जैसे माना यदि कोई गुण उपस्थित है वर्गीकरण में, तो इसे हम देखते हैं कैपिटल ए से, और अगर अनुपस्थित है वह गुण तो इसे हम लिखेंगे कैपिटल स्मॉल ए से। इसके अलावा हम अल्फा, बीटा, गामा आदि मात्रक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई डिजिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि वर्णात्मक वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया हुआ है। पहला है साधारण द्वंद्व भाजन वर्गीकरण और दूसरा है बहुगुणी वर्गीकरण। तो साधारण द्वंद्व भाजन वर्गीकरण में क्या होगा? एक गुण के आधार पर वर्गीकरण होगा, जबकि बहुगुणी में क्या होगा? गुणों के आधार पर। दो गुण भी हो सकते हैं, अधिक भी गुण हो सकते हैं। आधार पर पहले वर्ग फिर उपवर्ग में विभाजित होगा। अब जितने ज्यादा गुण होंगे उतने ही वर्ग और उपवर्ग में वह विभाजित होता जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमें दिया हुआ है जनसंख्या। अब जनसंख्या में हमें दिया हुआ है कि मेल, तो मेल अगर उपस्थित है तो इसमें क्या आ गया? कैपिटल ए। और अगर वुमेन उपस्थित है, इसका मतलब मेल उपस्थित नहीं है, तो इधर आ गया स्मॉल ए। जो गुण उपस्थित है, अगर कोई गुण उपस्थित है
तो उसे हम लिखेंगे कैपिटल ए से, और अगर अनुपस्थित है तो उसे हम लिखेंगे स्मॉल ए से। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे जनसंख्या दी हुई है हमें n पुरुष, पुरुष हमने मान लिया पुरुष उपस्थित हैं तो ये हो गया a, और साक्षरता का गुण हो गया b। इसका मतलब क्या हो गया, अगर पुरुष है तो a, और पुरुष उपस्थित नहीं है और महिला उपस्थित है तो यहाँ क्या आ गया स्मॉल a। अब साक्षरता का हमने गुण लिया है b, इसके अलावा अगर वो निरक्षर है, इसका मतलब क्यों है साक्षर नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पर स्मॉल b। हम देखते हैं n क्या है यहाँ, जनसंख्या। अब इसको जब गुणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो क्या आएगा, पुरुष, पुरुष का क्या था कैपिटल ए, और महिला का क्या हो गया स्मॉल ए मात्रक। अब आगे हम देखेंगे साक्षर, साक्षर क्या था बी, तो यहाँ पर क्या हो गया पुरुष भी है और साक्षर भी है, तो इसका गुण क्या हो गया ए और कैपिटल बी। इसके अलावा अब इसमें क्या पूछा निरक्षर, अब वह पुरुष भी है और निरक्षर भी है, तो इसका गुण क्या हो गया कैपिटल ए और स्मॉल बी। ऐसे ही हम महिला का देखते हैं, महिला उपस्थित है और साक्षर है, तो महिला के गुण हो गए ए और साक्षर का गुण हो गया कैपिटल बी। इसके अलावा निरक्षर का गुण क्या हो गया स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब इसे और उपवर्गों में हमने विभाजित कर दिया। एग्जांपल हमने ले लिया कि अब इसमें विवाहित और अविवाहित हम ऐड कर देंगे, या हमने ऐड कर दिया विवाहित का गुण, इसे हमने मान लिया सी। तो अब हम जानते हैं कैपिटल सी हो गया। अब अविवाहित का गुण क्या होगा इसमें स्मॉल सी, क्योंकि इसमें विवाहित का गुण एब्सेंट है। अब हम आगे देखते हैं, अब विवाहित का पूछा है इसमें, सबसे पहले तो क्या है ये पुरुष है तो ये आ गया कैपिटल ए, फिर साक्षर भी है तो कैपिटल बी, और विवाहित है तो कैपिटल सी। अब अविवाहित का क्या हो जाएगा पुरुष है कैपिटल ए, साक्षर भी है कैपिटल बी, और अविवाहित है तो स्मॉल सी। ऐसे ही पुरुष है तो कैपिटल ए, निरक्षर है स्मॉल बी, इसके अलावा विवाहित है तो विवाहित का क्या होता है कैपिटल सी। अब देखिए यहाँ पे अविवाहित है तो कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब इसमें दिया हुआ है महिला साक्षर और विवाहित, तो महिला है तो क्या आ गया कैपिटल स्मॉल ए, साक्षर है तो क्या आ गया कैपिटल बी, और विवाहित है तो क्या आ गया कैपिटल सी। अब यहाँ अविवाहित का पूछा है तो स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी। ऐसे अब यहाँ देखेंगे हम निरक्षर, तो महिला है तो स्मॉल ए, यहाँ गया स्मॉल ए, निरक्षर है स्मॉल बी, और विवाहित है तो क्या आ जाएगा कैपिटल सी। ऐसे ही अविवाहित है तो ये आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब देखते हैं हम ग्रुप लिमिट, ग्रुप इंटरवल, मध्यमान, रेंज और मिलान चिन्ह क्या होते हैं। हम देखते हैं ग्रुप लिमिट क्या होगी। तो ग्रुप लिमिट देखने के लिए सबसे पहले सारणी देखेंगे हमारी जो वर्गीकृत हुई हुई है। अब ग्रुप लिमिट में क्या होगा, इसमें दो अंकों से, ये क्या होती है दो अंकों से मिलकर बनी होती है। दो अंकों से मिलकर बनी होती है, और ये दो अंक क्या होते हैं, एक होता है L1 और एक होता है L2। अब L1 और L2 क्या होते हैं, तो L1 होता है लोअर लिमिट और L2 है अपर लिमिट। लोअर लिमिट को और क्या कहेंगे निम्न सीमा, और अधर सीमा, अधर सीमा और निम्न सीमा, जबकि ऊपरी लिमिट को, अपर लिमिट को ऊपरी लिमिट, ऊपरी सीमा कहेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम L1 L2 क्या है, तो L1 अगर इसमें देखते हैं हम फर्स्ट वर्ग में, तो क्या हो गया इसमें L1 0
और L2 क्या हो गया इसमें 10, ये हो गया L1 L2 का मान। नेक्स्ट है ग्रुप इंटरवल। अब हम देखते हैं वर्ग अंतराल क्या होता है। ग्रुप इंटरवल देखने के लिए हमें क्या करना है, इसमें L2 माइनस L1 करना है। यहां से हम इसका मान निकालते हैं 10 माइनस 0, कितना आया ग्रुप इंटरवल 10। नेक्स्ट है मध्यमान। अब मध्यमान कैसे निकालेंगे हम 0 और 10 में, तो हम लिखेंगे L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी कि 0 प्लस 10 बटा 2, ये कितना आ गया 5। इसके बाद पूछिए हमसे रेंज या परास। अब इसकी रेंज कैसे निकलेगी, रेंज होती है इसकी मैक्सिमम ग्रुप लिमिट माइनस मिनिमम ग्रुप लिमिट, यानी कि मैक्सिमम ग्रुप लिमिट क्या हो गई इसकी 50 माइनस मिनिमम ग्रुप लिमिट क्या हो गई 0, इतना आ गई रेंज हमारे पास में 50। नेक्स्ट है मिलान चिन्ह, जिसे हम क्या कहते हैं फोर क्रॉस मेथड और अनुमेलन विधि भी कहते हैं। तो मिलान चिन्ह को हम देखते हैं एक, इसमें हम देखते हैं बारंबारता फ्रीक्वेंसी को, ये हो गया, ये है एनसीईआरटी के हिसाब से, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 और 5। इसे हम 5 आवृत्तियों के अनुसार गणना, पांच आवृत्ति के अनुसार गणना भी कहते हैं। अब हम सारणी देखते हैं सबसे पहले, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें ग्रुप दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। सबसे पहले यहाँ ऊपर आता है इसका शीर्षक, माना हमने यहाँ जनगणना का लिया है। अब F कैसे निकालते हैं हम, X होती है सिचुएशंस और F होती है कि वो सिचुएशंस कितनी बार हुई है, अवलोकनों की संख्या। F होगी अवलोकनों की संख्या, और X क्या होगी घटना, जो घटना हुई है। के बाद हम देखते हैं श्रेणियां। तो श्रेणियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली है खंडित श्रेणी, दूसरी है सतत श्रेणी। खंडित श्रेणी में क्या होते हैं, चर निश्चित होते हैं, इसके अलावा इसमें पूर्णांक लिए जाते हैं और इनका अंतर भी अधिक होता है। जबकि सतत श्रेणी क्या होती है, अनिश्चित चर होते हैं इसमें दशमलव में, और इनका अंतर भी कम होता है। जैसे कि हमने लिया यहाँ पे 5, 10, 15, 20, और इसमें क्या होगा सतत श्रेणी में, इसमें कंटिन्यूअस चलेगी श्रेणी, जैसे 0 से 10, 10 से 20 हो गया, 20 से 30, ऐसे ही श्रेणी क्या चलेगी, कंटिन्यूअस चलती जाएगी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सतत श्रेणी में कि ये कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है, पहली है अपवर्जी श्रेणी, दूसरी है समावेशी श्रेणी। अब देखते हैं हम अपवर्जी श्रेणी किसे कहते हैं और समावेशी श्रेणी किसे कहते हैं। अपवर्जी श्रेणी में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट के बराबर होती है। अपर लिमिट क्या होगी इसकी, नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट के बराबर। जबकि समावेशी श्रेणी में क्या होता है, इसमें वर्ग की अपर लिमिट जो होती है ये, और इसकी जो लोअर लिमिट है नेक्स्ट ग्रुप की, उनमें क्या होता है, अंतर या डिफरेंस होता है। तो वर्ग की अपर लिमिट नेक्स्ट वर्ग की लोअर लिमिट में क्या होता है, डिफरेंस होता है।
अब देखेंगे हम यहाँ पर 9 है और यहाँ 10 है, तो कितना डिफरेंस आ गया? 1 का। और इसमें सामान्यतः डिफरेंस कितने का होता है? 1 का डिफरेंस होता है। इसके अलावा देखेंगे अपवर्जी श्रेणी में, तो अपवर्जी श्रेणी को समावेशी श्रेणी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इस श्रेणी को समावेशी श्रेणी में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि इसमें क्या होगा? समावेशी श्रेणी में इसे अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि अगर हमें दिया हुआ है कि 10 अंक का हमें निकालना है कि 10 अंक कौन से वर्ग में आ रहा है, तो अपवर्ती श्रेणी में क्या होगा? इसमें 0 से 10 पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप क्या है? 10 से 20। तो इसमें क्या होगा? इस 10 को हम ऐड नहीं करते हैं, 10 क्या होगा? अगले ग्रुप में जाएगा। तो इसमें ये 10 अंक किस ग्रुप में आएंगे? 10 से 20 वाले में। जबकि समावेशी श्रेणी में क्या होगा? इसमें पूछा है 9 अंक, तो 9 अंक क्या होगा? इसमें फर्स्ट वर्ग में ही आ जाएगा, 1 से 9 में। अब हम देखते हैं समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में कैसे परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जिसमें वर्ग दिया हुआ है 1 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले से कुछ नियम होते हैं चेंज करने के। पहला नियम क्या है कि हमें इनका अंतर देखना है। अंतर कितना है इसमें? 9, 10, 19, 20, 29, 30, 39 और 40। तो कितना आ गया इनका अंतर? 1। दूसरा हमें क्या करना है? इसके अंतर में 2 का भाग देना है, तो कितना आ गया? 0.5। इसके बाद थर्ड हमें क्या करना है? L1 माइनस अंतर बटे 2। अब हमने इसका मान निकाल लिया, कितना आया था? 0.5। तो L1 में से हमें माइनस करना है। L1 कितना है हमारे पास में? 1 माइनस 0.5, ये हो जाएगा 0.5। और नेक्स्ट हमें क्या करना है? L2, ये हो गया यहाँ L1, ये हो गया यहाँ L2। L2 में हमें ऐड करना है 0.5। L2 कितना है? 9, 9 प्लस 0.5 कितना आ गया? 9.5। तो इसकी नई सीरीज क्या आ जाएगी? ये हो गया यहाँ पर 0.5, 9.5, ये हो गया यहाँ पर 9.5, 19.5, यहाँ हो जाएगा 19 पॉइंट और ये हो जाएगा 29.5। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? 29.5, 39.5 और ये हो गया 49.5। ये हमने समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में परिवर्तित किया है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? अब हम यहाँ से रेंज निकालेंगे अगर, तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी? रेंज क्या होती है? सबसे हाईएस्ट जो लिमिट होती है माइनस जो सबसे लोअर लिमिट होती है। तो हाईएस्ट लिमिट क्या हो गई यहाँ पर? 49.5 और लोअर लिमिट क्या हो गई? 0.5, 0.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 49। ये हो गई इसकी रेंज या परास। और इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि इसमें जो न्यूनतम सीमा है, जैसे कि यहाँ पर कितनी है? 0.5 न्यूनतम सीमा है। तो ये जो न्यूनतम सीमा है ये 0 से कम या नेगेटिव नहीं हो सकती, ये कभी भी 0 से कम नहीं होगी और